हेलो फ्रेंड्स, आज जो है कक्षा 12 बायोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था वंशागत एवं विभिन्नताएं मंडलीय वंशागत, उसका जो है अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। ये जो पार्ट है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, या व्यवहारिक रूप से देखा जाए, दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिंग संलग्न गुण तथा इसकी वंशागति। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब लक्षण होता है या गुण, ठीक है, कैरेक्टर एंड इट्स इनहेरिटेंस, एंड इट्स इनहेरिटेंस और इसकी वंशागत, इनहेरिटेंस। तो इस टॉपिक को और आगे समझने के लिए या और आगे इस टॉपिक में बढ़ने से पहले हम लोग जो है ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो सेक्स है यानी लिंग है, ये लिंग है क्या चीज़, यानी लिंग कहते किसको हैं? तो लिंग का मतलब ही होता है नर अथवा मादा से। लिंग का मतलब क्या होता है? नर अथवा मादा से। और किसी भी जंतु का नर अथवा मादा होना ये डिपेंड करता है उसके लिंग गुणसूत्र पर। किस पर डिपेंड करता है भाई? लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि वो नर होगा या मादा होगा। तो इसी से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो लिंक्ड रहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम से, यानी लिंग गुणसूत्र से। यानी लिंग गुणसूत्र आपको पता ही है, XX या XY, ये दो प्रकार के होते हैं। ये स्त्रियों के केस में होते हैं और ये पुरुष के केस में होते हैं भाई। तो इन्हीं लिंग गुणसूत्रों से कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अटैच रहते हैं, उन्हीं को हम लोग जो है लिंग संलग्न जीन बोलते हैं। उन्हीं को हम लोग लिंग संलग्न जीन बोलते हैं। और ये जीन जिन गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी जिन गुणों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम लोग लिंग संलग्न गुण। और इन्हीं जीनों का सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना जो है वंशागत कहलाता है। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा अभी आप जो है अगर लिखना चाहें तो अभी ना लिखें, इससे पहले ये चीज़ समझ लीजिए। आपको हम थोड़ा सा बता दें कुछ चीज़ें और, जैसा कि आप लोग अभी तक जानते होंगे कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं यानी XY या XX, इन पे लैंगिक लक्षणों के ही जीन होते हैं, ऐसा नहीं है। इन पर जो है लैंगिक लक्षणों के साथ साथ कुछ दैहिक लक्षणों के भी जीन होते हैं, चाहे वो XX हो या XY हो। आपको यही पता था अभी तक कि जो XX होता है वो जो है मादा के लिए मादा लिंग को निर्धारित करता है, और जो XY है नर लिंग को निर्धारित करता है। यानी ये जो गुणसूत्र है ये नर अथवा मादा को निर्धारित करता है। मतलब इस पे नर लक्षण के जीन्स होते हैं और इस पर जो है मादा लक्षण, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं भाई जीन के कैरियर होते हैं, जीन को कैरी किए होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए X गुणसूत्र अगर बनाए तो X गुणसूत्र कुछ इस टाइप का होता है। अब इसी पर जो है बहुत सारे जीन लगे रहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? X लिंक्ड जीन्स, यानी X लिंग संलग्न जीन, यानी X के साथ जो है जो जीन संलग्न है यानी जुड़े हुए हैं उसको X लिंग संलग्न जीन बोलेंगे। और जैसे ये वायु क्रोमोसोम होता है इस प्रकार से छोटा होता है थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम लोग वाई लिंग्ड सहनक जीन बोलेंगे, यानी वाई के साथ जुड़े हुए हैं तो वाई लिंग संलग्न जीन बोलेंगे। तो अभी तक आप लोगों को यही पता था केवल कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यानी XX या XY होते हैं, उन पर लैंगिक लक्षणों के ही जीन उपस्थित होते हैं, अर्थात लैंगिक लक्षणों को ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन पर लैंगिक लक्षणों के साथ साथ दैहिक लक्षणों के भी जीन्स होते हैं। इन पर लैंगिक लक्षणों के साथ साथ दैहिक लक्षणों के भी जीन होते हैं, ये बात दिमाग में रख लीजिए आप लोग। लेकिन हाँ, जो दैहिक जीन होते हैं उन पर लैंगिक लक्षणों के जीन नहीं होते हैं। जो दैहिक जीन होते हैं उन पर दैहिक जो क्रोमोसोम होते हैं, जिसको ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो 22 जोड़ी होते हैं, उन पर जो है लैंगिक लक्षणों के जीन्स नहीं होते। लैंगिक लक्षणों के जीन्स केवल किस पे पाए जाते हैं? XX या XY जो हमारा लिंग गुणसूत्र है उस पर पाए जाते हैं। लेकिन इस पर लैंगिक लक्षणों के साथ साथ दैहिक लक्षणों के भी जीन्स पाए जाते हैं। जैसे लैंगिक लक्षणों में आँख का रंग, बाल का रंग, ठीक है, हमारे चेहरे की बनावट, ये सब कैसी है,
ये सब दैहिक लक्षण होते हैं। लेकिन इसको स्पष्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हाँ जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उन पर जो है दैहिक लक्षणों के भी जीन होते हैं, इसको दिखाने के लिए हम आपको थोड़ा सा एक प्रयोग दिखा रहे हैं। और ये प्रयोग किया था टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन ने एक प्रयोग किया था, इसीलिए हम लोग मॉर्गन को, टी.एच. मॉर्गन को जो है लिंग सहलग्न, यानी एक प्रकार से जो है लिंग्ड, क्या नाम है, सेक्स लिंग्ड जो है फादर भी कहते हैं, यानी लिंग संलग्न गुणों की खोज का श्रेय हम इन्हीं को देते हैं। कि किसने खोजा था कि जो है क्या नाम है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उस पर दैहिक लक्षणों के भी जीन्स होते हैं, उसको टी.एच. मॉर्गन ने खोजा था। ये अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा व्यवहारात्मक रूप से हमें ज्ञान होना चाहिए कि टी.एच. मॉर्गन का नाम उसमें सबसे पहले आता है। तो टी.एच. मॉर्गन जो है एक जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक जीव विज्ञान के जो है वैज्ञानिक थे। ये अपनी प्रयोगशाला में जब प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने देखा क्या, ये जो प्रयोग कर रहे थे वो एक फ्लाई पर कर रहे थे, फ्लाई यानी मक्खी पर कर रहे थे। उस मक्खी का नाम था ड्रोसोफिला। किस पर प्रयोग कर रहे थे अपना, ड्रोसोफिला पर। तो देखा उन्होंने क्या, ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके उसमें इन्होंने देखा कि कुछ जो हैं ड्रोसोफिला मक्खियाँ जो हैं वो लाल आँख वाली हैं और कुछ जो हैं सफ़ेद आँख वाली हैं। कुछ जो है लाल आँख वाली हैं, कुछ जो है सफ़ेद आँख वाली हैं। जनरली उन्होंने देखा कि जो लाल आँख वाली हैं वो फीमेल थी और जो सफ़ेद आँख वाले थे वो मेल थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक जो है ड्रोसोफिला लिया, कौन सा, फीमेल। फीमेल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फीमेल ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला है। और एक इन्होंने मेल ड्रोसोफिला लिया, मेल ड्रोसोफिला लिया। ये दोनों मक्खियां हैं। जो फीमेल थी वो रेड आइड थी, यानी लाल आँख वाली थी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रेड आइड। और ये क्या था, व्हाइट आइड था, यानी सफ़ेद रंग वाला, यानी सफ़ेद आँख वाला, यानी आँख का जो कलर था वो सफ़ेद था। अब इसके बाद जब इन्होंने इन दोनों का जो है एक प्रकार से क्रॉस करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, तो देखिए जो क्रॉस करवाया इनका दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर हम गैमेट वगैरह नहीं बना के दिखा रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। आप चाहे तो गैमेट भी बना के दिखा सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे। तो जब क्रॉस करवाया इन्होंने तो देखा कि जितने भी F1 पीढ़ी थी, यानी F1 जनरेशन जितनी भी थी प्रथम संतानीय पीढ़ी में, वो सब रेड आइड प्राप्त हुए हैं, चाहे वो नर हो या मादा हो। वो कैसे प्राप्त हुए हैं, सब रेड आइड, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, यानी जितने भी मेल थे या फीमेल थे सभी लाल आँख वाले थे, यानी आँखों का जो कलर था वो लाल था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तक जो क्रॉस हुआ वो मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहा था। जैसे मेंडल ने क्या कहा था कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो दूसरे लक्षण पर प्रभावी होते हैं। इसी में एक लक्षण था लाल, लाल जो है वाइट पर प्रभावी होता है, ये मेंडल के अकॉर्डिंग है। तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ, सभी लाल लक्षण ही दिखाई दे। जैसा आपने देखा था लंबे और बोने का करवाया था, तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे आए थे सब कैसे आए थे, लंबे आए थे, ठीक है। तो ये मेंडल के अकॉर्डिंग था, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मॉर्गन को। लेकिन इसके बाद जब मॉर्गन ने इन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, सॉरी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया, पॉलिनेशन बार बार आ रहा है मेंडल के नियम में, इनका जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, सेल्फ का मतलब होता है इन्हीं में से किसी एक मेल को ले लिया जाए, उन्हीं में से कोई एक फीमेल को ले लिया जाए और उनका जो है आपस में फर्टिलाइजेशन करवाया जाए। तो उन्होंने क्या देखा कि सभी जो फीमेल थी वो लाल आँख वाली थी, लाल आँख का रंग जो है लाल आँख वाली थी। और जितने भी मेल थे उसमें आधे लाल आँख वाले मेल जो थे वो आधे क्या थे, लाल आँख वाले कलर के थे, और आधे थे सफ़ेद, आधे क्या थे, सफ़ेद आँख वाले। अब यही इनको जो है दिक्कत हुई, क्योंकि अगर मेंडल के अकॉर्डिंग चला जाए तो मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल का नियम क्या कहता है कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी में जो हमें रेशियो प्राप्त होता है वो 3:1 का प्राप्त होता है। यहाँ से आपको कहाँ लग रहा है 3:1 का, ठीक है।
अर्थात ये होना चाहिए कि 3 पौधे लंबे, जैसे पौधे के अकॉर्डिंग चले हम, तो 3 पौधे लंबे और एक जो है बौना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि या तो 3 फीमेल जो है लाल आँख वाली हो और एक जो है सफ़ेद आँख वाली हो, जो मेल हो, ऐसा होता अगर। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, इसमें आधे लाल आँख वाले थे और आधे जो मेल थे वो सफ़ेद आँख वाले थे, और सभी फीमेल क्या थी, लाल आँख वाली थी। तो इससे उनके दिमाग में एक बात खटकी कि कुछ ना तो कुछ जो है सेक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है, जो उनके कुछ लक्षणों की वंशागत करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो इसी के ऊपर उन्होंने बताया, मॉर्गन ने, कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो होते तो दैहिक लक्षण हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो होते तो दैहिक लक्षण होते हैं, लेकिन वे सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, और कुछ केसों में वो अप्रभावी रहते हैं, परंतु कुछ केसों में वो प्रभावी हो जाते हैं, कुछ केसों में वो अप्रभावी रहते हैं। जैसे स्त्री के केस में वो अप्रभावी थे, नहीं सभी लाल थी, लेकिन कुछ केसों में वो प्रभावी हो जाते हैं। तो इसी पर आधारित उन्होंने अपना जो आगे का जो है, जो उनका था, क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट था, उसको उन्होंने दिखाया और बताया। जैसे हम ले लेते हैं कोई ड्रोसोफिला को, वही जो हमने दिखाया था उसी को हम जो है यहाँ पर एक क्या नाम है क्रोमोसोम वाला जो है दिखा देते हैं फिगर। तो मान लेते हैं कोई फीमेल है जिसको हमने XX ही मान लिया, क्या मान लिया, जो फीमेल था उसको XX मान लिया, और जो मेल था उसको XY मान लिया, और मान लिया कि ये सफ़ेद आँख वाला है और सफ़ेद आँख के लिए इस पर जीन जो है उपस्थित है, ये जो जीन है ये सफ़ेद रंग के लिए है। तो ये क्या हो गया, सफ़ेद आँख वाला मेल, ठीक है, मेल यानी नर, ठीक है। और ये क्या है, ये लाल आँख वाली, लाल आँख वाली ड्रोसोफिला है, यानी फीमेल है, ठीक है। अब इनका जब क्रॉस करवाया तो पहले क्या करते हैं हम लोग, गैमीट बनाते हैं। गैमीट आप चाहे तो बना ले, XX एक गैमीट ये बना, और इसका गैमीट क्या बनेगा भाई, X और Y ये बना, ठीक है। तो इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, XX और एक पर आएगा वाइट वाला जीन, और इनका इनसे करवाएंगे तो ये नॉर्मल मेल बनेगा। मेल का साइन ये होता है, ठीक है, 0 बना के ऊपर जो है तीर का निशान बना दीजिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल से मतलब है लाल रंग वाला ही है। लेकिन अगर इसका इसके साथ करवाया जाए तो XX एक पे आएगा, ठीक है। अगर इसका इसके साथ करवाया जाए तो XY, ये प्रथम संतानीय पीढ़ी में हुआ। यानी ये क्या हुई, ये भी नॉर्मल हुई क्योंकि एक ही एक्स पर इसके जो है वाइट वाले जीन्स उपस्थित हैं, तो ये भी नॉर्मल थी। लेकिन ये कैरियर इसको कहा जाता है, कैरियर मतलब वाहक। इसके आँख का रंग भी लाल ही था, भले ही ये वाहक थी, इसके आँख का रंग जो है लाल था। यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पर क्या था, एक ही एक्स क्रोमोसोम था। और जब एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उस पर वो जीन पाए जाते हैं तो वो प्रभावी रहते हैं। लेकिन जब 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, एक पर पाए जाते हैं एक पर नहीं पाए जाते हैं, इसको हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है वो अप्रभावी लक्षण हो जाता है, ठीक है। हेट्रोजाइगस मतलब ये होता है, ये होमोजाइगस नहीं है कि दोनों एक्स एक्स हैं तो होमोजाइगस। होमोजाइगस इसलिए नहीं है क्योंकि इन पे जो है जीन्स उपस्थित हैं वो अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनका कंडीशन भी बदल जाता है। तो उसको हम लोग एक प्रकार से ना होमोजाइगस कह सकते हैं ना हेट्रोजाइगस कह सकते हैं, उनको हेमीजाइगस कहें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हेमीजाइगस वाला कंडीशन बनना है। हेट्रोजाइगस कब होता, जब एक ही एक्स दूसरा वाई होता तो हेट्रोजाइगस। जब दोनों एक्स एक्स होते हैं और दोनों के जीन भी समान होते हैं तो हम उसको होमोजाइगस। लेकिन यहाँ पर एक ही एक्स है और दूसरा भी एक्स है, लेकिन एक पर जो है वाइट का जीन्स उपस्थित है तो इसको हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो हेमीजाइगस कंडीशन में कैरियर ही होते हैं, वाहक होते हैं, उनमें क्या नाम है, कोई अन्य लक्षण नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल ही है, और ये भी नॉर्मल ही है, एक प्रकार से कैरियर ही होगी, लेकिन आँख का रंग जो है लाल होगा इसका, और ये तो नॉर्मल ही है। अब उसके बाद आप चाहें तो इसका ये F1 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में जो है इसका क्रॉस करवा सकते हैं,
F2 पीढ़ी में क्या करेंगे हम लोग, कोई एक जो है मेल ले लेंगे और एक फीमेल ले लीजिए आप, यानी सेल्फ करवाना है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना है, ठीक है, इन्हीं के साथ, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है एक प्रकार से ब्रदर सिस्टर जो है फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं पीढ़ी का जो है हम लोग नर भी ले लें, इन्हीं पीढ़ी का मादा ले लें। तो इसको और इसको दोनों को लेकर जो है, दोनों में से किसी दोनों को लेकर आप जो है F2 जनरेशन में जो है क्रॉस करवाइए और देखेंगे क्या कि जितने भी क्या नाम है फीमेल उत्पन्न होंगी वो सभी लाल रंग वाली ही होंगी, वो सभी लाल रंग वाली होंगी। यानी लाल रंग कब होगा, जब एक ही एक्स क्रोमोसोम पर क्या नाम है इसके जीन्स हो, वाइट वाले जीन्स हो, या दोनों पर नहीं हो तो ये लाल होगा। अगर दोनों पे आ जाएगा तब तो ये वाइट रंग वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या F2 जनरेशन में कि जितने भी फीमेल होंगी वो सब लाल रंग वाले ही होंगे, अर्थात या तो दोनों एक्स पे नहीं होगा वाइट रंग का जीन, या तो दोनों पे होगा, या तो एक ही पे होगा, सॉरी एक ही पे होगा। अगर दोनों पे हो जाएगा तो वाइट वाला हो जाएगा। तो F2 जनरेशन में आप देखेंगे जितने भी फीमेल होंगी वो सभी लाल आँख वाली होंगी, और जितने भी मेल होंगे उसमें आधे होंगे लाल आँख वाले, यानी एक पर ही अगर प्रेजेंट हो जाए तो वो लाल आँख, वो जो है क्या नाम है वाइट आँख वाला होगा। जितने भी मेल होंगे उनमें आधे जो है लाल आँख वाले होंगे और आधे वाइट आँख वाले होंगे। तो वाइट आँख वाला कौन सा हो जाएगा, जिन पे एक ही एक्स होता है और उसी एक्स पर जो है इसके जीन्स उपस्थित हैं तो वो वाइट वाला आँख वाला रहेगा। अगर इस पर नहीं उपस्थित है, किसी पर भी नहीं उपस्थित है, तो वो लाल आँख वाला ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है उन्होंने क्या नाम है लिंग सहलग्न गुण और उसकी वंशागत को समझाया था। और अब चाहे तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा बताने जा रहे हैं। इसको जो है अब परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जीवधारियों जंतुओं में लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के साथ साथ दैहिक लक्षणों के भी जीन्स उपस्थित होते हैं। लैंगिक लक्षणों के साथ साथ दैहिक लक्षणों के भी जीन्स उपस्थित होते हैं, और ये लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हम लोग जो है लिंग संलग्न लक्षण या लिंग संलग्न गुण कहते हैं, तथा इनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत को हम लोग लिंग संलग्न वंशागत बोलते हैं, लिंग संलग्न वंशागत कहते हैं, ठीक है। अगर आपको हम जो है कोई दिक्कत होगी लिखने में तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा परिभाषा, ठीक है। अब ये जो लिंग संलग्न गुण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो एक्स लिंक्ड जीन होंगे, यानी एक्स संलग्न गुण होंगे, हिंदी में ही लिखें एक्स संलग्न होंगे, या तो वाई संलग्न होंगे, ठीक है। लेकिन वाई संलग्न जो है बहुत ही कम केस में देखा जाता है, ज़्यादा कॉमन ये होता है, ज़्यादातर ये देखा जाता है एक्स संलग्न। इस पे जो दैहिक लक्षणों के जीन्स होते हैं वो एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब चूंकि महिलाओं में या स्त्रियों में दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो अगर एक ही एक्स पे पाया जाता है तो वो वाहक रहेंगी, यानी कैरियर रहेंगी। अगर दोनों पे पाया जाता है तो वो जो है कैरियर ना होकर जो है वो उस लक्षण को दिखाएंगी या एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर पुरुष में देखा जाए तो एक ही एक्स होता है, एक ही एक्स होता है। अगर उसी पर जो है वो लक्षण उपस्थित है, उस दैहिक लक्षण का जीन उपस्थित है, तो वो जो है एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को दिखाएगा उस रूप में, ठीक है। वो कैरियर नहीं होगा, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स संलग्न और एक होता है वाई संलग्न। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, एक्स संलग्न लक्षण वे लक्षण होते हैं जिनमें दैहिक लक्षणों के जीन्स या कुछ जीन्स जो हैं एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये केवल एक्स गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं, वाई पर नहीं पाए जाते हैं। उनको हम लोग एक्स संलग्न जो है जीन बोलते हैं, ठीक है। और वाई संलग्न किसको कहते हैं, जिनके जो जीन हैं वाई गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, उनको हम लोग वाई संलग्न जीन बोलते हैं। ये कम पाया जाता है, रेयरली होता है, और ये जो है थोड़ा सा कॉमन होता है, ठीक है। तो एक्स संलग्न में अगर देखा जाए तो हमारे जो सिलेबस में जो है इनके रोग के बारे में है कि एक्स संलग्न कौन कौन से गुण हैं। तो उसमें एक रोग आ जाता है, वो जो है डिजीज़ कहलाता है, क्योंकि जो गुण होते हैं वो आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो बुरे के रूप में जो है एक रोग दिखाई देता है जिसको हम लोग जो है हीमोफीलिया बोलते हैं, हीमोफीलिया। और दूसरा जो है
वर्णांधता, ठीक है, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ठीक है, इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं, या डाल्टोनिज्म, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और हीमोफीलिया को हीमोफीलिया ही कहते हैं, या इसको रॉयल डिजीज़ बोलते हैं, रॉयल डिजीज़ यानी शाही रोग। चूँकि ये महारानी विक्टोरिया के जो है संतानों में या उनके वंशजों में जो है पाई गई थी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। तो इसमें हम हीमोफीलिया की वंशागत आपको समझा दे रहे हैं, आप उसी आधार पर वर्णांधता का भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हीमोफीलिया आप हेडिंग डालेंगे। हीमोफीलिया जो है एक ऐसा रोग होता है, ठीक है, एक ऐसा रोग होता है, इस रोग से ग्रसित जो भी व्यक्ति होता है उनके रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। वो कहीं पर कट पिट जाए, कहीं पर चोट लग जाए तो उनका रुधिर का जो है थक्का जल्दी नहीं बन पाता है, अर्थात उनका रुधिर जो है वहाँ से बहना लगातार जारी रहता है, जिसके कारण जो है उस व्यक्ति की एनीमिया के कारण यानी रुधिर की कमी होने के कारण जो है मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इस रोग को हम लोग हीमोफीलिया रोग कहते हैं, यानी इसमें रुधिर लगातार बहता रहता है, रुधिर जो है क्या नाम है जम नहीं पाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी वंशागत कैसे होती है। तो इसके लिए क्या देखें हम, एक कोई स्त्री है जो नॉर्मल है, मान लीजिए उसका क्रोमोसोम है XX, और एक कोई पुरुष है जो नॉर्मल ना होकर हीमोफिलिक है। तो हीमोफीलिया के जो जीन है उसको हम H से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, स्मॉल h से। तो ये कैसा है, हीमोफिलिक है, यानी हीमोफिलिक मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित, हीमोफिलिक पुरुष। और ये जो है सामान्य स्त्री है, इसमें ना कोई रोग है ना कुछ है। अगर इसकी शादी हम इसके साथ करा दें तो देखिए होगा क्या। अब चाहे तो इसका जो है गैमीट बना लीजिए XX और इसका XH और Y, ठीक है। इनका क्रॉस इनके साथ करेंगे तो बनेगा XXH, और इनका क्रॉस इनके साथ कराएंगे तो XY, इनका क्रॉस इनके साथ करवाएंगे तो XXH, और इनका क्रॉस इनके साथ करवाएंगे तो XY। अब देखिए इस वाले रोग में देखिए, इस वाले लक्षण में देखिए XXH है, यानी एक ही X क्रोमोसोम पर जो है हीमोफिलिक जीन है। तो चूंकि ये X लिंग संलग्न होता है, इसलिए इसके जो जीन होते हैं वो वंशागत होते तो हैं लेकिन X पर ही जाते हैं, Y पर जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर एक ही X पर इसके जीन है तो ये रिसेसिव केस बोला जाता है। क्या केस बोला जाता है, रिसेसिव, यानी एक प्रकार से अप्रभावी हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो महिला उत्पन्न होती है या जो बेटी उत्पन्न होती है, लड़की उत्पन्न होती है, वो हीमोफिलिक ना होकर कैरियर होती है, मतलब इसमें कोई रोग नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाएगी, हीमोफीलिया को लेकर जाएगी। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वाहक पुत्री। क्या बोलते हैं, वाहक पुत्री बोलते हैं। और ये जो होगा सामान्य पुत्र होगा, और ये जो है ये भी सामान्य पुत्र है, और ये क्या है, वाहक पुत्री है, ठीक है। यहां तक तो ठीक चल रहा है कि अगर कोई हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष है, उसकी शादी करा दे एक सामान्य स्त्री से, तो उसके संतानों में कोई भी हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होगा, लेकिन हाँ उनके आने वाली संतान में हो सकती है। तो इसी में हमने ले लिया एक कोई वाहक पुत्री को और एक कोई सामान्य पुत्र को, ठीक है। अब इनका हम लोग जो है F2 जनरेशन देखें तो एक हमने ले लिया वाहक पुत्री और एक सामान्य पुरुष ले लिया, ठीक है, सामान्य पुत्र ले लिया। अब इनका गैमीट बनाए भाई, तो इनका गैमीट क्या बनेगा, XXH और XY, ठीक है, ये बन जाएगा गैमीट। मतलब वही नर और मादा युग्मक, नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु, ठीक है। तो XX का फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, XX बनेगा, और XY का होगा तो भी XY बनेगा, XH का होगा तो XX एक पे H कर दीजिए, और इसका इसके साथ होगा तो XHY, ठीक है, इस तरह से बनेगा। यानी ये जो पुत्री होगी सामान्य होगी, ये जो पुत्र होगा ये भी सामान्य होगा, ये जो पुत्री होगी वाहक पुत्री होगी, लेकिन ये जो पुत्र होगा ये हीमोफिलिक होगा। कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। अब देखिए अभी जो हमने ड्रोसोफिला वाला केस बताया था वो देखिए यहाँ पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
क्योंकि जितनी भी पुत्रियां हैं, यानी एक ये पुत्री है और एक ये पुत्री है, यानी जितनी भी स्त्री थी यानी महिला थी, जितनी भी फीमेल थी, वो सभी क्या थी, वहां पर बताया था हमने रेड थी, रेड आंख वाली ही थी। अर्थात रेड आंख को अगर सामान्य मान लिया जाए, क्या मान लिया, सामान्य, जैसे हम लोगों का आंख होता है, उनका आंख होता है सामान्यतः जो है लाल ही होता है, ठीक है। तो ये सामान्य थे। अब पुत्र में देखें तो 2 पुत्र हैं, तो 2 पुत्र में एक तो सामान्य है, मतलब जैसे लाल आंख वाला वहाँ था तो सामान्य है, और दूसरा जो क्या है हीमोफिलिक है, अर्थात दूसरे कैरेक्टर आ गए, जैसे वहाँ पर दूसरा कैरेक्टर आ गया था, व्हाइट आंख वाला आ गया था, ठीक है। तो उसकी वंशागत इस प्रकार से हो रही है। तो ये जो वंशागत हो रही है हीमोफीलिया की, ये जैसे मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में वंशागत हुई थी F2 जनरेशन में, वैसे ही यहाँ पर भी हुई। देखिए F1 जनरेशन में वहाँ भी जितने भी क्या नाम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, F1 जनरेशन में वहाँ पर भी जो है सब सामान्य थे, सब भी लाल रंग वाले थे, ठीक है। जैसे ये वाहक है, इसमें है तो रोग नहीं, रोग तो है नहीं, ये भी सामान्य, इसमें भी रोग नहीं है, ये भी वाहक पुत्री है, इसमें भी रोग है नहीं, ये भी सामान्य पुत्र है, इसमें भी रोग नहीं है, किसी में रोग नहीं है, अर्थात सभी नॉर्मल है, ठीक है। सभी लाल आंख वाले जैसे ड्रोसोफिला थी वैसे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो महिलाएं थीं यानी जो फीमेल थीं, स्त्रियां थीं, पुत्री थी, वो जो है सामान्य है, लेकिन पुत्र में आधे सामान्य है और आधे हीमोफिलिक हो गए, यानी दूसरे कैरेक्टर आ गए। तो ये जो लक्षण हुआ, इसकी जो वंशागति हुई, वो मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के जैसे हमने जो है देखा था उसी के समान ही हुई। तो अर्थात इसकी वंशागत जो है TH मॉर्गन के अकॉर्डिंग होती है। TH मॉर्गन ने जैसे बताया था कि ड्रोसोफिला में जिस प्रकार से वंशागत होती है और उनमें कुछ ऐसे जीन उपस्थित होते हैं लैंगिक गुणसूत्रों पर, जो कहीं कहीं पर तो दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। जब X कैरेक्टर दोनों साथ में आते हैं, X लक्षण दोनों साथ में आते हैं, दोनों X ही क्रोमोसोम रहते हैं, तो वहाँ पर अगर एक पर उपस्थित है, ठीक है, लक्षण जीन, तो वो तो अप्रभावी होते हैं। लेकिन अगर दोनों पर उपस्थित हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन अगर जो है पुरुष में एक ही X क्रोमोसोम होता है और उस पर अगर उपस्थित हैं तो वो प्रभावी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से जो है वंशागत होगी किसकी, वर्णांधता की। वर्णांधता किसे कहते हैं, वर्णांधता एक ऐसा रोग होता है, एक ऐसी जो है बीमारी होती है, ठीक है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो सामान्यतः लाल और हरे रंग का विभेद नहीं कर पाता है। यानी कोई सामने लाल रख दिया जाए वस्तु, उसको नहीं बता पाएगा इस कलर क्या है इसका, या हरा रख दिया जाए तो कलर नहीं बता पाएगा। इसी कारण जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं या पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनको सामान्यतः रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। नहीं तो पता चले लाल दिख रहा है, उनको समझ में आया कि हरा है, ठोक लेके चले जाएं, या हरा दिख रहा है, ठीक है, जाना है, पता नहीं चल रहा है उनको क्या है, ठीक है। तो इसलिए इनको रेलवे में सेक्टर में जो है जॉब नहीं दी जाती है, ठीक है। अब चलिए इनकी वंशागत देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से हीमोफीलिया की हुई थी, इसी प्रकार से इसकी भी होगी। हम थोड़ा सा इसका हिंट दिए दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। एक कोई महिला है जो नॉर्मल है, और एक कोई पुरुष है XY जो कि वर्णांधता से ग्रसित है। वर्णांधता को इंग्लिश में लिखते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उसी से इसके जीन का पहला अक्षर ले लिया गया है C, यानी ये वर्णांध पुरुष है, वर्णांध पुरुष है, कलर ब्लाइंडनेस पुरुष है, ठीक है, वर्णांध पुरुष है, और ये सामान्य महिला है। तो इसमें भी वही चीज़ देखेंगे आप, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में देखेंगे कि जितने भी होंगे सब सामान्य होंगे, ठीक है, अर्थात किसी में वर्णांधता रोग होगा नहीं, भले ही इसकी स्त्रियां जो पुत्रियां हों वो वाहक हों। लेकिन अगर इनका हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएं, ठीक है, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी में जितनी भी पुत्री उत्पन्न होंगी वो तो सामान्य रहेंगी, भले ही वाहक रहें लेकिन सामान्य रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो पुत्र होंगे आधे सामान्य होंगे और आधे वर्णांध होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से, उम्मीद करते हैं, समझ लिया होगा कि लिंग संलग्न गुण होते क्या हैं या लिंग संलग्न लक्षण होते क्या हैं, इनकी वंशागत कैसी होती है, और लिंग संलग्न लक्षणों के आपने प्रकार देखा। X लिंग संलग्न और Y लिंग संलग्न बताया। X लिंग संलग्न ज़्यादा कॉमन है, आपके सिलेबस में यही दिया है, इसी से क्वेश्चन भी आते हैं।
वाई लिंग संलग्न जो है कॉमन है नहीं, उतना इससे क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए उसको हमने नहीं बताया है। लेकिन उसमें भी अगर देखना चाहें वाई लिंग संलग्न में, तो कर्ण पल्लों से संबंधित जो रोग होते हैं, ठीक है, वो जो है वाई लिंग में आते हैं, वाई के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली देखा जाता है, ठीक है, बहुत ही कम केसों में देखा जाता है। तो इतना जो है आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से जो है देखकर वीडियो को, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जो है वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, बैक कर लीजिए वीडियो को, एक दो बार ज़रूर देखिए, पूरी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी दोस्तों में, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।